नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे उद्योग तथा विद्युत से जुड़े हुए कुछ प्रमुख योजनाओं को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो इस वीडियो के अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन और उनका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली बात, जो संचालन का काम है वो किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, यानी CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाम से ही स्पष्ट है ये क्या करती है, ये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या करती है देखेंगे आप कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन में काम करती है ये। इसके अलावा निर्यात संवर्धन का काम करती है, औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण का काम में करती है। ठीक है, यानी औद्योगिक क्षमता कितनी है किस क्षेत्र की, कहां पर कौन सा प्लांट लगाना उचित होगा, यानी जो संसाधनों का सर्वेक्षण है वो भी CSIDC के द्वारा किया जाता है जब नया उद्योग लगाना होता है। ठीक, इसके अलावा उद्योगों को भूमि आवंटन करना ये भी इसका काम है। उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण, जो औद्योगिक कर्मचारी होते हैं उनको कुशल श्रमिक के रूप में परिवर्तित करना, यह भी किसका काम है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि PPP मॉडल आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक एथेनॉल प्लांट लगने वाला है जो किससे बनाया जाएगा, PPP सहयोग से बनाया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी निर्धारण जो है, इसमें भागीदारी जो है वो कौन निर्धारित करती है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। ठीक, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं राज्य में, उनके विकास की जिम्मेदारी हमारे यहाँ, पता है आपको कि बहुत सारे औद्योगिक विकास केंद्र हैं, जैसे कि आपका उरला हो गया, सिलतरा हो गया, बिरकोनी हो गया, नयन छपरा हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक, तो उन क्षेत्रों का विकास, उनका रख रखाव, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी है। ठीक, तो अगर आपको प्रश्न आता है कि CSIDC के कार्य बताइए तो आप इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक, जैसे पहला पॉइंट में लिखोगे औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देना, दूसरा पॉइंट लिखोगे औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण करना, और इस प्रकार से इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर गठन की बात करें तो CSIDC का गठन हुआ था वर्ष 2000 में। ठीक है, यानी जिस वर्ष हमारा राज्य बना था उसी वर्ष गठित की गई थी कौन, ये जो CSIDC है वो। देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत अधिक समृद्ध राज्य है। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर आधात्विक खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, आपका कोयला हो गया। ठीक है, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वहां पर धात्विक खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, टिन हो गया। ठीक, आपका जो मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो चूना पत्थर के लिए बहुत अधिक फेमस है। ठीक, तो इन संसाधनों के आधार पर छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना करना, ये किसका काम है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का। तो ये जो CSIDC है ये कार्य करता है किसके अधीन, जो छत्तीसगढ़ का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है, इसके अधीन ये CSIDC कार्य करता है। और इसके अलावा राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी मतलब मुख्य एजेंसी कौन है, CSIDC ही है। ठीक, तो याद रखेंगे ये जो CSIDC है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है बंद और बीमार उद्योगों हेतु प्रोत्साहन नीति 2016। देखिए, ये जो सेक्शन है उद्योग वाला, यहां पर आपको मेनली प्रश्न में जो पूछा जाता है वो है उद्योग नीतियां। ठीक, आपको पता होगा कि वर्ष 2019 से 2024 तक के लिए एक उद्योग नीति हमारे यहाँ संचालित की जा रही है। ठीक है, और उस उद्योग नीति का जो अधिकतम संकेंद्रण है वो कहाँ है, जो MSME है, जिसको हम बोलते हैं छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वहां पर उसका अधिकाधिक संकेंद्रण आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे स्वरोजगार के अवसर भी उस नीति में उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम नीति पढ़ते हैं
वर्ष 2016 की एक नीति है जो कहता है बंद बीमार उद्योगों को प्रोत्साहन करने की बात। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछता है मेंस में, ठीक, कि फलाना अधिनियम की कुछ प्रमुख बातों को बताइए। ठीक, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं या इसी को बोला गया कि सुविधाएं क्या क्या दी गई हैं इस नीति के अंतर्गत। तो पहली सुविधा है स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो बंद उद्योग पड़े हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए जो कागजी कार्यवाही की जाती है, जो स्टाम्प लगता है, उसमें 100% की छूट दी जाती है। इसके अलावा पंजीयन शुल्क यानी रजिस्ट्री वाले जो शुल्क है उसमें 100% की छूट दी गई है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भू हस्तांतरण की दर यानी कि जो आप नाम ट्रांसफर करवाते हैं उसमें 15% के स्थान पर केवल 5% लिया जाएगा। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत किस क्षेत्र में? जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर। ठीक, उद्योगों के बंद घोषित होने तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों को देय राशि का भुगतान 3 माह की अवधि के भीतर एकमुश्त करने पर पेनल्टी और ब्याज में छूट प्रदान की गई है। ठीक, इसके अलावा राज्य शासन की अधिभारित राशियों के प्रदाय में किस्तों में छूट प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे ये जो बंद या बीमार उद्योग हेतु प्रोत्साहन नीति है, ठीक है, ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे। चलिए, तो हमारी अगली नीति है लॉजिस्टिक पार्क नीति। नाम से स्पष्ट है, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? भंडारण। ठीक है, तो लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में भंडारण के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया गया, यानी भंडारण क्षमता का विकास करना इस उद्योग नीति का एक लक्ष्य है। ठीक, ये कब पारित हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को। याद रखेंगे इसको, डेट कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है। ठीक, तो लॉजिस्टिक पार्क नीति कब आई? 1 अप्रैल 2018 को लागू हुई है। ठीक, इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या है? पहला क्या है? भंडारण क्षमता का विकास करना। ठीक है, भंडारण क्षमता को विकास करना इस लॉजिस्टिक पार्क नीति का लक्ष्य है। दूसरा क्या है? रोजगार के नए अवसरों का सृजन। अब सीधी सी बात है, हम भंडारण क्षमता बढ़ा रहे हैं यानी नए स्टोरेज हमको बनाने पड़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज, तो वहां पर नौकरी के अवसर जो है वो उत्पन्न होंगे ही। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, ये भी इसका क्या है? लक्ष्य है। एक मशीनीकृत लॉजिस्टिक अधोसंरचना का विकास, यानी कि जितना हो सके आधुनिकीकरण किया जाए किसका? हमारे भंडारण क्षमता का। चलिए, हमारा अगला बिंदु है निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पीपीपी मॉडल पर बहुत ज्यादा बल दे रही है। कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही मिलकर के, दोनों ही क्षेत्रों के सकारात्मक बिंदुओं को एक करके इस पीपीपी मॉडल के द्वारा इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो दोनों ही सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। आपने सुना होगा कि बहुत सारे क्षेत्र जो हैं उनमें पीपीपी मॉडल को लागू किया जा रहा है। ठीक, तो वही लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने भी किया है कि जो पीपीपी मॉडल है उसको इसके अंतर्गत अपनाया जाए। ठीक, अगला है देश के प्रतिष्ठित समूहों को निवेश हेतु आकर्षित करना। जाहिर सी बात है, निवेश नहीं होगा तो उत्पादन कहां से होगा? ठीक है, और उत्पादन नहीं होगा तो लाभ कहां से होगा? तो हमारे यहाँ देश में बड़े बड़े जो औद्योगिक समूह हैं उसको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत। जिससे क्या होता है? जिससे कि हमारे यहाँ निवेश को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब निवेश को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अधोसंरचना का विकास होगा। ठीक, तो याद रखेंगे कि प्रतिष्ठित समूहों को हमारे क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, या यूं बोले कि भंडारण क्षमता को हमारी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य जो है लॉजिस्टिक पार्क नीति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अगला बिंदु है राज्य के मानव संसाधनों का कुशलता पूर्वक दोहन करना। ठीक, राज्य में बहुत सारे लोग जो हैं वो, आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके बेरोजगारी दर को कम करना और उनको रोजगार उपलब्ध कराना, यही क्या है? इस लॉजिस्टिक पार्क नीति का एक लक्ष्य है। ठीक, चलिए तो आते हैं उद्योग क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण योजना पर जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। 10 जनवरी 2014 को प्रारंभ होने वाली ये योजना अभी तक बहुत सारे लोगों को रोजगार दे चुकी है। ठीक, इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो पहला उद्देश्य है
राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना। ऐसे युवा जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संसाधनों या पारिवारिक समस्या के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें शासकीय सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, याद रखेंगे इसको, राज्य के युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए ऋण इस योजना के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा क्या है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। ठीक, शहरी क्षेत्र में रोजगार की जो स्थिति है आज आपसे छुपी हुई नहीं है, तो इस योजना के द्वारा उसी बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तीसरा बिंदु है कृषि संबंधी सहायक उद्योगों का विकास करना। क्यों बोल रहे हैं भाई कृषि संबंधी उद्योगों की स्थापना? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि संसाधन बहुत हैं, लेकिन उनको प्रसंस्कृत करने का जो अधोसंरचना है उसका विकास हमारे यहाँ अभी तक उस मात्रा में नहीं हो पाया है जिस अनुपात में हमारे पास क्या है, कृषि संसाधन उपलब्ध है। ठीक, जैसे कि हमने टमाटर उत्पादित करते हैं, हमारे यहाँ लुड़ेगा, आपको पता होगा। ठीक, आप धान उत्पादित करते हैं, आपको पता होगा। गन्ना हम इतना उत्पादित करते हैं लेकिन उतना खपत नहीं हो पाता है। तो इन उत्पादनों को प्रसंस्कृत करने के संबंध में जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या, कृषि संबंधी उद्योग। और उन्हीं की स्थापना के लिए इस योजना के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, प्रावधान क्या है भाई, इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग से संबंधित अगर कोई लगाना चाहे उद्योग तो 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्माण उद्योग से संबंधित कोई उद्योग स्थापित करना चाहे तो उसे अधिकतम 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और यदि वो उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, तो ये थी महत्वपूर्ण योजना आपकी, कौन सी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का दूसरा टॉपिक जो जुड़ा है विद्युत से, और विद्युत संबंधी जो योजनाएं हैं हम उस पर एक नजर डालेंगे। चलिए, तो हमारी पहली योजना है मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना है बेसिकली इसका संबंध है विद्युत अधोसंरचनाओं के विकास से। ठीक है, यानी जो ट्रांसमीटर लाइन से हैं, ठीक है, जो बिजली की लाइनें हैं उनके लिए सब स्टेशंस की स्थापना करना इस मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना का लक्ष्य है। ठीक, आइए देखते हैं। इस योजना अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु राज्य में 204 नए उपकेंद्रों की स्थापना करने की योजना है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ टोटल नए सब स्टेशन इस योजना के अंतर्गत कितने स्थापित किए जाएंगे, 204। ठीक है, उपकेंद्र का मतलब होता है सब स्टेशन, याद रखेंगे। ठीक, साथ ही आवश्यक विद्युत लाइनों का विस्तार करके घरेलू व औद्योगिक क्षेत्रों तक विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इस योजना का लक्ष्य होगा। ठीक, याद रखेंगे इसको कि ये जो योजना है वो बेसिकली है किसके लिए, घरेलू और औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां तक विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, और इसी कार्य के लिए स्थापित किए जा रहे हैं क्या, सब स्टेशन। ठीक, तो कितने सब स्टेशन का लक्ष्य है, 204। ठीक, 30 सितंबर 2019 की स्थिति में 190 उपकेंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ठीक, और 31 मार्च 2020 तक अन्य उपकेंद्रों को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो डेटा है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का डेटा है। ठीक है, तो 30 सितंबर 2019 की स्थिति में लगभग 190 सब स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। जितने बचे हुए सब स्टेशन है उनको 31 मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। चलिए, तो हमारी अगली योजना है ग्राम विद्युतीकरण की योजना। ठीक, देखिए हमारे यहाँ जो विद्युत है वो 2 तरीकों से उत्पादित किया जाता है। एक परंपरागत तरीकों से जिसके अंतर्गत कोयला शामिल है, आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट। दूसरा है आपका गैर परंपरागत साधनों से, जैसे कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, जल विद्युत, या सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस प्रकार से। ठीक, तो ये जो योजना है ग्राम विद्युतीकरण की, ये परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों साधनों को शामिल करके 100% इलेक्ट्रिसिटी उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक, पढ़ते हैं इसमें कि राज्य में परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग द्वारा सभी ग्रामों तक विद्युत प्रदाय की योजना है। याद रखेंगे ये 2 बात
कि ये जो योजना है वो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोनों को ही क्या करता है, शामिल करता है। ठीक, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी तथा क्रेडा मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह से जो बिजली आती है उनका विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। ठीक है, और जो नवीनीकरणीय स्रोत से उत्पन्न ऊर्जा होती है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, क्रेडा के द्वारा। क्रेडा का मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक, ये दोनों मिलकर के इस योजना का संचालन करते हैं। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के कुल 19,567 ग्रामों में से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक सभी ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। याद रखेंगे इसको कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल गांवों की संख्या थी 19,567, वो सारे के सारे गांव या तो परंपरागत तरीकों से या गैर परंपरागत तरीकों से विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। ठीक, तो ये ग्राम विद्युतीकरण योजना समझ आया कि ये क्या है, ये बेसिकली एक योजना है जिसका उद्देश्य है लोगों तक घरेलू बिजली उपलब्ध कराना। इसके लिए चाहे वो नवीनीकरणीय स्रोत हो या अनवीनीकरणीय स्रोत, दोनों का माध्यम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, हमारी अगली योजना है एकीकृत विद्युत विकास योजना, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये योजना जो है बेसिकली आपका जो विद्युत वितरण है, ठीक है, उसको एडवांस करने से है। ठीक, आप देखेंगे इसको, तो सबसे पहले ये जो योजना है वो प्रारंभ कब हुई है, 3 दिसंबर 2014 को। ठीक, ये जो स्कीम है एकीकृत विद्युत विकास योजना, ये प्रारंभ हुई है 3 दिसंबर 2014 को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, पहली चीज वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना। कैसे सुदृढ़ होगा, आधुनिकीकरण से। ठीक, सोलर पैनल की स्थापना करना, यानी नवीनीकरणीय स्रोत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, वितरण ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं की मीटरिंग करना, यानी कि आप बिजली चोरी को रोकने का प्रबंध कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप मीटरिंग कर रहे हैं वहां पर। ठीक, नापेंगे उसको। अगला है वितरण सेक्टर में आईटी उपयोग को बढ़ावा देना, यानी आप बिजली के आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं, जहां पर आप मीटरिंग करेंगे, आईटी का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं उनको उद्योग क्षेत्र में प्रयोग करने की बात कही गई है इस योजना के अंतर्गत। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 182 शहरों में वितरण हानि को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वितरण हानि कैसे होती है भाई, आपने सुना होगा ना, कटिया मारते हैं जो बीच से हुक लगाते हैं, उसको कम करने का प्रयास किया। इसके लिए बराबर पेट्रोलिंग की जाती है जो बिजली विभाग की गाड़ियां हैं उनके द्वारा में, और पेनल्टी लगाई जाती है बहुत ज्यादा किसके ऊपर, जो इस प्रकार के हुक लगा करके बिजली की चोरी करते हैं। ठीक, तो ये जो बेसिकली एकीकृत विद्युत विकास योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उनका सुदृढ़ीकरण। इसके अलावा आपका बिजली चोरी को रोकना और हमारा जो विद्युत वितरण सिस्टम है उसको एडवांस करना। चलिए, हमारी अगली योजना है हाफ बिजली बिल योजना। बहुत ज्यादा चर्चा में रही है योजना, क्योंकि 1 मार्च 2019 से हमारे घर में आने वाले बिजली का बिल आधा हो गया है। सुना है आपने। ठीक, तो ये जो योजना है वो प्रारंभ कब हुई है, 1 मार्च 2019 को। अगर इस योजना के अंतर्गत प्रावधान की बात करें तो आपको पता होगा कि घरेलू जो बिजली आती थी पहले, वर्तमान दर उससे ठीक आधी है। कब तक, केवल 400 यूनिट तक। ये याद रखेंगे कि अधिकतम 400 यूनिट तक आपका बिजली का बिल पूर्व दर की तुलना में आधी हो जाएगी। ठीक, यही इस योजना का प्रावधान है, मूल प्रावधान है। ठीक, प्रगति की बात करें इस योजना में कि अभी तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, तो जुलाई 2019 की स्थिति में 33.31 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, ये इसका अपडेट है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में आपको दिया हुआ है। तो ये था आज की वीडियो के अंतर्गत उद्योग और बिजली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।